नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो शुरू करते हैं आज 27 सितंबर की ताजा तरीन और टॉप हेडलाइंस से। जारी है कोरोना का कहर, 60 लाख के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के खिलाफ मजबूत प्रतिरक्षा दिखी। अंतिम चरण में पहुंची वैक्सीन। ट्रंप ने कहा कि 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव से पहले वितरण के लिए टीका हो जाएगा उपलब्ध। कोरोना की फर्जी रिपोर्ट की वजह से परेशान हुआ पूरा परिवार, लैब के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत। यूएन बैठक में पीएम मोदी बोले, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश भारत दुनिया को भी कोविड-19 से उबारेगा। धर्मा प्रोडक्शन के प्रसाद को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। ड्रग्स मामले में हुई है गिरफ्तारी। ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुनप्रीत सिंह के मोबाइल फोन किए गए सीज। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से एनसीबी ने की पूछताछ। करण जौहर ने कहा, ना मैं ड्रग्स लेता हूं, ना मेरी पार्टी में ड्रग्स होता है। सुशांत केस में गला दबाकर मारने के दावे पर आमने सामने हुए रिया और सुशांत के परिवार के वकील। दिल्ली दंगों में पुलिस का दावा, हिंसा और प्रदर्शनों में थी आईएसआई की भूमिका। यूएन में इमरान खान के भाषण का भारत ने किया बहिष्कार, शुरू होते ही वॉकआउट किया। यूएन में अस्थायी सीट के लिए पीएम मोदी ने ठोकी ताल, पूछा कब तक इंतजार करेगा भारत। यूएन बैठक में पीएम मोदी बोले, आतंकवाद, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहेगा भारत। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने पार्टी संगठन में किए बड़े बदलाव। नई टीम में कई पुराने चेहरे हुए गायब। नई टीम पर बीजेपी में बगावत, मुकुल रॉय को शामिल करने और खुद को हटाने से नाराज हुए राहुल सिन्हा। ट्विटर पर वीडियो जारी कर नाराजगी जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा, लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों को माकूल जवाब दे रहे हैं भारतीय सैनिक। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं शिवसेना नेता संजय राउत के बीच हुई बैठक। नए गुल खिला सकती है ये मुलाकात। भाजपा नेता प्रवीण दरेकर के बयान से गरमाई सियासत। राहुल गांधी ने दी पीएम को नसीहत, बोले जायज मांगे हैं किसानों की, देश की आवाज सुनो मोदी जी। सीएम नीतीश कुमार ने जारी किया अपना 7 निश्चय पार्ट 2। तमिलनाडु में हिरासत में पिता पुत्र मौत केस में सीबीआई की चार्जशीट में 9 पुलिस वालों के नाम। दिल्ली में गुरुजी का आश्रम चलाने वाले गुरु के भतीजे पर रेप का केस दर्ज। दिल्ली के विकासपुरी में 5 सितंबर को रेप और धमकी देने का केस दर्ज हुआ। चिराग को मिला अल्टीमेटम, एनडीए में रहना है या नहीं, अगले 48 घंटे में कर ले तय। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार से सरेआम मारपीट, पुलिस बनी रही तमाशबीन। बुजुर्ग के पूरे परिवार को बेहोश कर गहने और पिस्टल लेकर भागा कुक पकड़ा गया। यूपी में हैवानियत, महिला के साथ गैंग रेप, जीव काटी, डॉक्टर ने बताया हालत गंभीर। यौन अपराध मामलों में ट्रांसजेंडरों के लिए समान कानून की मांग, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। कृषि विधेयकों के विरोध में अब एनडीए से भी अलग हुआ शिरोमणि अकाली दल। कल आईपीएल टी20 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। सनराइजर हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। सनराइज हैदराबाद ने 20 ओवर में मात्र 4 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इसके जवाब में कोलकाता ने इसे 18 ओवर में ही 3 विकेट के नुकसान पर बना लिया। मनीष पांडे हैदराबाद की तरफ से सबसे ज्यादा 51 रन बनाए, वहीं कोलकाता की तरफ से शुभमन गिल ने 70 रन बनाए। साथ ही मॉर्गन ने भी 42 रनों का दिया योगदान। आईपीएल टी20 में आज राजस्थान का मुकाबला पंजाब से। राजस्थान ने जहां 1 मैच खेला है और उसमें जीत दर्ज की है, वहीं पंजाब ने 2 मैच खेले जिसमें से 1 में हार और 1 में जीत मिली है। तो दोनों टीमें इस मैच को जीतकर आईपीएल में आगे बढ़ना चाहेगी। इस मैच का सीधा प्रसारण आप
शाम के 7:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 88,691 नए मामले आए हैं। वहीं अब तक टोटल 59,90,513 कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 92,312 लोग रिकवर हुए हैं। वहीं अब तक टोटल 49,38,641 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। बात करें डेथ की तो पिछले 24 घंटे में 1,123 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना से अब तक 94,533 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि विधेयकों के विरोध में एनडीए से शिरोमणि अकाली दल अलग हो गया है। केंद्र सरकार के कृषि बिलों का विरोध कर रही अकाली दल ने अब एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया है। 9 दिन पहले केंद्र सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर ने भी इस पद से इस्तीफा दे दिया था। अकाली दल भाजपा की पुरानी सहयोगी पार्टी रही है और लंबे समय से एनडीए का हिस्सा थी। कल अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया गया। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने एक ट्वीट में बताया कि पार्टी 1 अक्टूबर को पंजाब में बड़ा किसान मार्च करेगी और राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। सुखबीर बादल ने अकाली दल के एनडीए से अलग होने की जानकारी देते हुए कहा कि ये फैसला पार्टी कोर समिति ने सर्वसम्मति से लिया है। बादल आगे कहते हैं, जब ये अध्यादेश कैबिनेट में लाए गए थे तब भी हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री पद के रूप में कई बार किसानों की भावनाओं के अनुसार बिल को बदलने के लिए कहा था, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि बादल परिवार के पास एनडीए से अलग होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया था। उन्होंने कहा, अकाली दल के एनडीए से अलग होने में कोई नैतिकता नहीं है। बीजेपी नेताओं के उन पर कृषि अध्यादेशों को लेकर किसानों को समझाने में नाकाम रहने के आरोप लगाने के बाद उनके पास एनडीए को छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प रह भी नहीं गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन की बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए बदलाव की जरूरत पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? एक प्रभावशाली रिस्पॉन्स कहाँ है? विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूँ। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। महामारी के इस मुश्किल समय में भी भारत के दवा उद्योग ने 150 अधिक देशों को जरूरी दवाएं भेजी है। कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी भी पाकिस्तान पर टिप्पणी कर सकते हैं। हालांकि मोदी ने पाकिस्तान का जिक्र कहीं नहीं किया है। आतंकवाद पर बात करते हुए उन्होंने कहा, भारत की आवाज मानवता, मानव जात और मानवीय मूल्यों के दुश्मन आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठेगी। साथ ही मोदी ने भारत के लिए यूएन में बड़ी भूमिका की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के सुधार को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसके पूरा होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। भारत के लोग चिंतित है कि क्या ये प्रक्रिया कभी तार्किक अंक तक पहुंच पाएगी। आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने की व्यवस्था से अलग रखा जाएगा। एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसा देश जहां विश्व की 18% से ज्यादा जनसंख्या रहती है, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेक पंथ हैं, अनेकों विचारधाराएं हैं। भारत ने 50 पीस कीपिंग मिशन में जाबाज सैनिक भेजे। भारत ने सबसे ज्यादा अपने वीर सैनिकों को खोया है। संयुक्त राष्ट्र में अपने योगदान को देखते हुए अपनी भूमिका भी देख रहा है। जिस देश ने वर्षों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने और वर्षों की गुलामी दोनों को जिया है, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा और उसके अनुभव को हम विश्व हित के लिए उपयोग करेंगे। हमारा मार्ग जन कल्याण से जग कल्याण का है। भारत की आवाज हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए उठेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि
400 मिलियन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर भारत ने कर दिखाया। 600 मिलियन लोगों को खुले में शौच से मुक्त करके दिखाया। सिर्फ 4 से 5 सालों में 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया। वहीं सिर्फ 4 से 5 साल में 600 मिलियन लोगों को खुले में शौच से मुक्त करना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने ये भी करके दिखाया। आज भारत अपने गांवों के 150 मिलियन घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंचाने का अभियान चला रहा है। कुछ दिनों पहले ही भारत ने अपने 6 लाख लोगों को ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने की बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिला उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए। भारत उन देशों में शामिल है जहां महिलाओं को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी छुट्टी दी जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव में किसानों की नाराजगी क्या एनडीए पर भारी पड़ेगी? नीले रंग की ट्रैक्टर ड्राइवर की सीट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, ट्रैक्टर के छत पर साथ में बैठे बड़े भाई तेज प्रताप और बगल में फावड़ा। फोटो का चित्रण आपको भले ही फिल्मी लग रहा हो, लेकिन इसकी पटकथा राजनीतिक है। देश भर से किसान आंदोलन की तस्वीरें आ रही थी। उनमें बिहार से आई ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है, खास तौर पर तब जब उसी दिन बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान भी हुआ हो। ये तस्वीर इतना बताने के लिए काफी है कि बिहार का किसान भले ही नए कृषि बिल से खुद को प्रभावित समझे या ना समझे, लेकिन विपक्ष इसे आने वाले चुनाव में मुद्दा बनाने के लिए आमदा है। कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है। गुरुवार को पटना में पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार का इस्तीफा तक मांग लिया। उन्होंने कहा कि नए कृषि बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म की जा रही है और सरकारी खरीद और मंडियों का प्रावधान हट रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी किसानों के चक्का जाम को अपना समर्थन दे रही है। नए कृषि बिल पर बिहार की विपक्षी पार्टियों के विरोध के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिल के समर्थन में उतरना ही पड़ा। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, बिहार की स्थिति दूसरी है। हमने 2006 में ही एपीएमसी खत्म कर दिया था। किसी किसान को सामान बेचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले अनाज खरीद का काम बिहार में होता ही नहीं था, हमने शुरू करवाया। इस बिल के बारे में अनावश्यक गलतफहमी पैदा की जा रही है। ये बिल किसानों के हित में है। आपको बताते चले कि बिहार में एपीएमसी एक्ट 2006 में ही खत्म हो गया था। फिर नए कृषि बिल से बिहार का क्या लेना देना? ये एक आम धारणा है कि नए बिल का विरोध बिहार में नहीं हो रहा है, लेकिन ये आधा सच है, पूरा सच नहीं। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग कमेटी यानी कृषि उपज विपणन समिति, वो मंडियां जहां किसानों की फसलें बेची और खरीदी जाती है। ये बात सही है कि 2006 से ही बिहार का किसान मंडियों के चुंगल से आजाद हो गया था, लेकिन नए कृषि बिल के विरोध में किसानों की लड़ाई सरकारी मंडियों पर नहीं है, बल्कि एमएसपी पर है। जबकि अलग अलग राजनीतिक दल और राज्य सरकारें एपीएमसी को भी विरोध का मुद्दा बता रहे हैं। 25 सितंबर को जब देश भर के किसानों ने चक्का जाम करने का फैसला किया तो उनकी 2 ही मांगे थी। पहला ये कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों की फसलों को खरीदा जाए, चाहे सरकार हो या फिर उद्योगपति। और दूसरी मांग ये है कि एमएसपी से कम पर फसल बेचने को अपराध माना जाए। अखिल भारतीय कृषि संघ समन्वय समिति के संयोजक वीएमसी ने कहा कि ये वही संस्था है जिसने इस चक्का जाम का ऐलान किया है। आइए जानते हैं आखिर एमएसपी है क्या। किसानों के हितों की रक्षा के लिए देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था लागू की गई है। अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों से फसल खरीदती है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। किसी फसल की एमएसपी पूरे देश में एक ही होती है। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर एमएसपी तय करता है। इसके तहत सभी तेज फसलों की खरीद की जाती है। इन फसलों में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास जैसी फसलें शामिल है। इनमें से धान, गेहूं, मक्के की ही खेती बिहार में ज्यादा होती है। इसलिए माना जा रहा है कि बिहार के किसान नाराज नहीं हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। बिहार की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले कहते हैं कि कोरोना के दौर में जब ये बिल आया तो पहले ना नेताओं को और ना ही पत्रकारों को इसके असर के बारे में पता चल पाया। सब घरों में ही कैद थे। लेकिन अब जब लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे हैं, अब जब चाय की दुकान, लोकल ट्रेन और आते जाते मार्केट में लोगों से बात हो रही है, तब अंदाजा लग रहा है कि किसान कितने नाराज हैं।
बिहार में अब इस बिल को लेकर एक धारणा बन रही है। पहले तो बिहार की जनता इतनी ही समझती थी कि किसान इतनी फसल कहाँ उगाते हैं जो पंजाब हरियाणा जाकर बेच पाए। जितना उगाते हैं उसका अधिक हिस्सा अपने लिए रखते हैं और जो बचता है बस उसे लोकल मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब एक माहौल तो कृषि बिल के खिलाफ बनता दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित जरूर है, लेकिन ज्यादा बड़ा मुद्दा बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार है। यही वजह है कि आरजेडी नए कृषि बिल को पलायन और बेरोजगारी से जोड़कर जनता को समझा रही है। शुक्रवार को किसान आंदोलन के दौरान जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सड़कों पर निकले तो लोगों से कहा 2006 में एपीएमसी खत्म किया, जिस वजह से किसान को फसल की सही कीमत नहीं मिले, इसीलिए किसानों को पलायन करना पड़ा। लेकिन यह भी सच है कि बिहार की राजनीति में मुद्दों के साथ साथ जाति फैक्टर की भी अहमियत है। 5 साल पहले तक बीजेपी शहरों वाली पार्टी मानी जाती थी, जिसको ऊंची जाति का ज्यादा समर्थन मिलता था। ये सोच अब थोड़ी बदली है। जेडीयू के पास कुछ कुर्मी वोट हैं, कुछ शहरी वोट और कुछ अति पिछड़ा वर्ग के वोट हैं। राष्ट्रीय जनता दल को यादवों और मुसलमानों की पार्टी माना जाता है, जिन्हें थोड़ा बहुत कोयरी और कुर्मियों का भी समर्थन प्राप्त है। बिहार में जिस जाति के लोगों के पास जमीन है उसमें मुख्य तौर पर कुर्मी, यादव, भूमियार और राजपूत आते हैं। इनमें ऊंची जाति वालों की जमीन पर दलित किसान खेती करने का काम करते हैं। अगर ये जमीन वाली जनता नीतीश के नए कृषि के समर्थन में है तो फायदा बीजेपी को होगा, ना कि आरजेडी को। लेकिन अगर ये जमीन रखने वाला तबका वोटिंग के दौरान पूरी तरह से तटस्थ और उदासीन हो गया तो एनडीए के लिए मुश्किल हो सकती है। इसके लिए वोटिंग का पैटर्न देखना होगा। कोरोना में घरों से लोग निकलकर वोट करने जाते भी हैं या नहीं। वहीं पटना के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज में पूर्व निदेशक डॉक्टर डीएम दिवाकर कहते हैं कि 96% किसान छोटे और मध्यम जमीन वाले हैं। उनमें से बहुत ज्यादा तो एमएसपी वाले फसल नहीं उगाते हैं, लेकिन जो उगाते हैं ये बात सच है कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। अगर विपक्षी पार्टियां ऐसे किसानों को ये समझा पाने में कामयाब होती है कि एमएसपी का मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ है तो एनडीए को नुकसान हो सकता है। अब देखना यह होगा कि महागठबंधन इन सब मुद्दों को अपने पक्ष में कितना भुना पाती है। कोशिशें तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की तरफ से दिख रही है, लेकिन एनडीए और खास करके खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों तक अपनी बात पहुंचाने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। असर का पता अब 10 नवंबर को चलेगा, जब बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूं मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।